हरिओम नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। विद्यार्थियों, आप लोग सोच रहे होंगे आज ही मास्टर पगला गया है, क्योंकि जब ये आता था तो इसके पीछे कुछ ना कुछ पीपीटी में बना होता था। आज पीपीटी सादा लेकर के आया है, किस लिए आया है? खैर, ये सब तर्क वितर्क करते रहिएगा, कोई बात नहीं है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद और महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? छंद है। छंद क्या है भैया? छंद। छंद 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 के बारे में लगभग सारे लोग जानते होंगे कि व्हाट इज छंद। छंद क्या है? छंद, ठीक है। तो गत वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात वेद पुरुष का पैर क्या है? छंद है, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपके छंद भी लगे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो छंद है, ठीक है। छंदों का शायद नाम दिया है या नहीं दिया है, एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या है। और यदि टॉपिक छंद दिए होंगे तो भी छंद देखा जाएगा, और नहीं भी दिए होंगे तो भी देखा जाएगा। नहीं दिया है, चलिए, नाम नहीं दिया है, बस कुल ये दिया है कि प्रसिद्ध छंद, ठीक है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण छंद है उन छंदों को हम लोग को देखना है, और हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले छंद के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि छंद क्या है, कैसे है, ठीक है। इसके नियम क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि छंद के गण, ठीक है। सबसे पहले तो हमको छंद में एक चीज हमको जानना है कि छंद में गण कितने होते हैं, ठीक है। तो छंद में गण कितने होते हैं? तो कुल मिलाकर के 8 गण होते हैं, जैसे कि पीछे स्लाइड में लिखा होगा। छंद के कुल कितने गण होते हैं भैया? तो 8 गण होते हैं, ठीक है ना। कितने? 8 गण होते हैं। अब इन 8 गणों को हम बनाते कैसे हैं? तो एक सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, ठीक है। या माता राजभान सलगा, ये जो सूत्र है, आप छंद में कुछ नहीं जानते हैं, कोई गण नहीं जानते हैं, ठीक है, कि गण कैसे बनेगा, केवल एक ये सूत्र याद कर लीजिए, या माता राजभान सलगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र को आप याद किए रहेंगे तो कौन सा गण है, किस गण में कितनी मात्रा होती है, कौन कौन सी मात्रा होती है, इसी सूत्र से सारी मात्राओं को आप 10 सेकंड के अंदर अपने दिमाग में बैठा के निकाल देंगे, ठीक है। एग्जाम में कहीं से कोई भी प्रश्न पूछेगा गण से, मात्रा से संबंधित, तो आप इसी सूत्र के माध्यम से कर ले जाएंगे। कैसे, वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि सूत्र है क्या। तो सूत्र लिखा है कि या माता राजभान सलगा, ठीक है। आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए, गण हम लोग बनाते कैसे हैं, 8 गण कैसे बनेंगे। तो देखिए, हमेशा 3-3 का जोड़ा हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? 3-3 का जोड़ा। जैसे पहला अक्षर क्या है? या, दूसरा अक्षर है मा, और तीसरा अक्षर क्या है? त, ठीक है। तो हम इस 3 का हम जोड़ा लेंगे। कैसे जोड़ा लेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहां से लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है, एक जोड़ा ये हुआ। अब इस जोड़े में क्या करेंगे? तो पहला अक्षर को हम लोग गण मानेंगे। जैसे यगण मगण रगण तगण होता है, तो जैसे पहले हम लोग यहां शुरू करते हैं, पहला यगण, ठीक है। तो यगण कैसे होगा? तो इसको 3-3 का जोड़ा हम लोग बनाते हैं। तो हुआ या माता, तो इधर लिखते हैं या, इधर लिखते हैं माँ, इधर लिखते हैं ता, या माता, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा हम लोग इसी बनाएंगे। पहला अक्षर ये हो गया ना, अब इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेंगे। अब दूसरा अक्षर से लेंगे, यहां से लेंगे, फिर 3 अक्षर तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? मा ता रा, ठीक है। अब यहां दूसरा हो गया मा ता और रा, ठीक है, मा ता और रा, दूसरा हो गया। अभी इसमें से गण निकलेगा, वो गण कैसे निकलेगा अभी आप लोग देखिएगा। तो हमने या से शुरू किया था, पहला अक्षर काट दिया, फिर माँ से लेकर के रा तक हम लोग गए, 3-3 अक्षर का जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो अब माँ को काट दो। अब बचा क्या? अब यहां से ता से लेते हैं, ठीक है। त र ज, क्या होगा? तीसरा वाला ता रा और जा, ये 3 हो गया। अब इसको ता को भी भैया ऐसे काट दो। अब बचा क्या? र ज भ, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथा वाला लिखिए, र ज और भा, ठीक है, एक और मात्रा है राजा भा, ठीक है। अब रा को भी काट दीजिए क्योंकि रा यहाँ पे हो गया। अब बचा क्या? ज भ न, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे चौथा, यहां लिखेंगे पांचवा। यहां से भी 3 अक्षर ज भ ना तक ले चलेंगे। तो इधर होगा ज भ
और न। ठीक है, एकदम धरातल से बता रहे हैं, समझ जाइएगा आप लोग। जा को भी काट दीजिए। अब बचा 3 अक्षर कहां से लेंगे, तो फिर 3 अक्षर यहां से लेंगे। ठीक है, छठा हो गया, छठा भ न स। ठीक है, क्या हो गया, भ न और सा। अब भा भी काट दीजिए। अब यहां से 3 अक्षर फिर लीजिए, ना से न स ल। ठीक है, सातवां लीजिए आप, न स और ल। ठीक है, और आठवां गण जो है, आठवां गण ना से हो गया। अब यहां से लीजिए ये 3 गण, स ल ग। ठीक है, अर्थात स ल और ग। ठीक, अब देखिए इतना आप लोगों ने जान लिया। या माता राजभान सलगा। ठीक है, इसको अब मैं मिटाऊंगा तो ये सारा समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को मैं यहां से फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इसको यहां लिख दे, या माता राज भान सलगा। ठीक है, ये सूत्र है। इस सूत्र को हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग ये वाला जो कटा है तो इसको यहां से स्पष्ट करते रहें। ठीक है ना, जैसे अब देखिए हमने 3-3 का जोड़ा बनाया और 3-3 का जोड़ा यहाँ पे लिख दिया। गण कितने होते हैं, 8 ही गण होते हैं, और टोटल यहाँ पे 8 ही संख्या है। ठीक है ना, अब गण कैसे होगा, तो देखिए अब यहाँ पर गण हम आपको दिखा दे रहे हैं कि गण कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे आगे का अक्षर लीजिए तो क्या हो गया, यगण। क्या हो गया, यगण। आगे का अक्षर लेने से क्या हो गया, यगण। इसका लीजिए, यगण हो गया। अब इसमें मगण ले लीजिए। ठीक है, तो ये म ग और ण, मगण हो गया। इसका ता ले लीजिए तो हो गया त ग ण, तगण हो गया। ठीक है, यगण मगण तगण। इसका रा ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा र ग ण, क्या क्या हो जाएगा, रगण। ठीक है, ठीक है ना, पहला पहला अक्षर लिया जाता है। इसमें से क्या होगा, जगण। ये जगण हो गया। इसमें से ले लीजिएगा भगण। ठीक है, भगण। इसमें से ले लीजिएगा नगण। इसमें से ले लीजिएगा सगण। ये हो गया आपका सगण। ठीक है ना, इतना आपने देख लिया। ये हो गए 8 गण, 8 गण हो गए। अब इन 8 गणों पे मात्रा कैसे लगेगी भैया, तो मात्रा लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मात्रा, जैसे बता रहे हैं, या माता, या माता, मातारा, इधर ताराजा। ठीक है, या माता, मातारा, ताराजा, राजभान। ठीक है, जभान है, 3-3 वाला हम लोग गण बनाए। अब आपका जो गण है यही गण है, यही। ठीक है ना, यही यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। ये 3 गण हो गए, ये क्षमता, ये 8 गण हो गए। अब इन 8 गणों पे मात्रा कैसे लगेगी, तो मात्रा जो ह्रस्व होगा वो उसकी मात्रा ऐसे बनेगी, और जो गुरु होगा या दीर्घ होगा उसकी मात्रा कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है ना, तो इधर लघु और ये हो गया दीर्घ। ठीक है ना, अब हम मात्रा चढ़ाते हैं। तो मात्रा देखिए, मात्रा कैसे, तो यहीं से मात्रा निकालिए। ये लघु है तो इस पर कैसे होगा, इसकी मात्रा पहले लघु रहेगा, फिर दोनों दीर्घ है माने गुरु गुरु है तो हो गया गुरु। ठीक है ना, अब यगण जो होगा, यगण की जो मात्रा है ये यही मात्रा है यगण की। ठीक है, यगण की मात्रा यही है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो आई यस यस। ठीक है, या एक यस यस, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। अब मगण की मात्रा कैसे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ दीर्घ है, चूंकि माँ है, माँ ह्रस्व है नहीं, लघु है नहीं, दीर्घ है, तो दीर्घ का हम लोग चिन्ह बनाएंगे ऐसे। ता भी यहाँ क्या है, तो ता भी यहाँ लघु है नहीं, दीर्घ है, तो दीर्घ का चिन्ह बनाएगा ऐसे। रा भी यहाँ लघु है नहीं, लघु है नहीं, इसलिए दीर्घ है, तो दीर्घ का चिन्ह कैसे होगा, तो ये होगा। अब भैया जो मगण है, मगण में तीनों गुरु होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा
कि वह कौन सा गण है जिस गण के तीनों गण दीर्घ होते हैं। ठीक है, तो मगण जो है उस मगण के जो तीनों आप जो चिन्ह लगाएंगे, जो मात्रा लगाएंगे, वो तीनों मात्रा आपके क्या होंगे, गुरु होंगे। ठीक है ना, तीनों गुरु होंगे। एग्जाम में आपसे अगर पूछ ले कि वह कौन सा गण है, ठीक है, वह कौन सा गण है जिसका तीनों मात्राएं गुरु होती हैं, अर्थात बड़ी होती हैं, दीर्घ होती हैं, तो वो आपका क्या है, मगण है। ठीक है ना। चलिए अब तगण देखते हैं। तो तगण का कैसे होगा, तो तगण देखिए ता दीर्घ है, ठीक है, रा भी यहाँ पर दीर्घ है, तो ये कर दीजिए, और जा यहाँ पर लघु है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक करेंगे। ठीक है ना, ये इसका मात्रा हो गया। अब देखिए रगण की हम लोग मात्रा चढ़ाएंगे, मात्रा लगाएंगे, तो कैसे, तो यहाँ पर रा देखिए दीर्घ है, जा लघु है और भा दीर्घ है, तो करेंगे कैसे, दीर्घ लघु और दीर्घ। ठीक है ना, ये इसकी मात्रा हो गई, रगण की मात्रा हो गई। आप लोग को दिख रहा होगा ना भाई, नीचे वाला दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जगण की मात्रा लगाते हैं, तो जगण में इसमें लघु है, ये दीर्घ है और ये लघु है। ठीक है, तो यहाँ पर लघु दीर्घ लघु। ठीक है ना। अब भगण की मात्रा चढ़ाते हैं, तो भगण में क्या है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है। ठीक है, तो दीर्घ, ये पहला दीर्घ हो गया, फिर लघु हो गया और लघु हो गया। ये सब ध्यान से समझिए। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल और केवल यही अगर आपको याद है, या माता राजभान सलगा, तो इससे आप गण निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमने बताया है ये। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा ये गण। ठीक है, ये गण पूछेगा, और गण से लगी जो गण में मात्रा होती है, मात्रा। लेकिन अब ये गण कैसे आया और गण से मात्रा कैसे आ रही है, तो सबका खेल क्या है, यही खेल है, या माता राजभान सलगा। यही सूत्र आपको याद होगा, तो ये ऐसे आप दिमाग में लिखेंगे और उससे गण बनाएंगे और उससे मात्रा लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नगर देखते हैं। तो नगर में देखिए न स ल ये तीनों लघु है, तो क्या करेंगे, हम तीनों इसे लघु बना देंगे। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा वह कौन सा गण है जिसके तीनों अक्षर या तीनों मात्राएं लघु होती हैं, तो वो कौन सा है, नगर है भैया। ठीक है ना, और तीनों गुरु जिसमें है वो है मगर है। ठीक है, अब हम लोग सगण की मात्रा देखते हैं। देखिए ये भी लघु है और दीर्घ है। ठीक है, तो लास्ट में लघु लघु और दीर्घ। ठीक है, ये लघु लघु और दीर्घ। ठीक है ना, सगण की मात्रा है। इसको हम छोटा कर देते हैं, पहले हो जाएगा कंफर्म। अभी इसमें होगा लघु लघु और दीर्घ। ठीक है ना, ये देखिए स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि छंद के गण, छंद के टोटल 8 गण होते हैं। ठीक है, लघु लघु और दीर्घ का ये देखिए निशान है कि कैसे बनता है, लघु ऐसे बनता है, दीर्घ ऐसे बनता है। ठीक है ना, सूत्र क्या हो गया, सूत्र है कि या माता राजभान सलगा। ठीक है, ये देखिए सूत्र यहाँ पर मैंने पुनः लिख दिया था आप लोग के लिए। सूत्र में कैसे हम गण बनाएंगे, गण बनाने की विधि हमने दिखाया कि पहले 3-3 अक्षरों को, 3-3 वर्णों को लेकर के, जैसे या माता राजभान था, तो या माता, फिर मा तारा। ठीक है, या माता हो गया, फिर मा तारा हो गया, फिर ता राजा हो गया, फिर एक एक अक्षर छोड़ते जाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाते जाएंगे, जोड़ा बन गया 8 जोड़ा। अब उसके बाद हम लोग यहीं से ये जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर का हम लोग गण मानते जाएंगे, यगण मगण तगण रगण जगण भगण सगण नगण और सगण, ये हो गया। अब इन गणों पर मात्रा कैसे लगाएंगे, तो यहीं से जो लघु होगा वो लघु लिखेंगे, लघु का चिन्ह ये है। जो दीर्घ होगा उसको दीर्घ लिखेंगे, दीर्घ का चिन्ह ये है। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहीं से हमने सारे गणों पे मात्रा लगा दी। इतना आप सभी को समझ में आया। इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। आगे पे हम लोगों ने क्या है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, अगली जो स्लाइड है हमारी, वो अगली स्लाइड हम देखते हैं कि ह्रस्व और जो ह्रस्व स्वर होता है, वो ह्रस्व स्वर कभी कभी गुरु माने जाते हैं। कहाँ कहाँ गुरु माने जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि जो ह्रस्व स्वर है, जो यदि कोई छंद लिखा है, छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वार्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। ठीक है, छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद जो है यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, छंद जो है, छंद के प्रकार। ठीक है, छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन सा, तो पहला होता है वार्णिक छंद। ठीक है, पहला वार्णिक छंद और दूसरा
मात्रिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। इस मात्रिक छंद में आपकी आर्या छंद आती है, ठीक है, और वार्णिक छंद में आपका इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, शिखरणी, मंदाक्रांता, ये सब जो है ये सब वार्णिक छंद के अंतर्गत होते हैं। वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है। किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है। ठीक है, वर्णों की गणना होती है किसमें? वार्णिक छंद में। और जो मात्रिक छंद है उस मात्रिक छंद में मात्रा की गणना होती है। किसकी? तो मात्रा की गणना होती है। ठीक है, मात्राओं की गणना होती है मात्रिक छंद में और वर्णों की गणना होती है आपका वार्णिक छंद में। ये आपने इतना छंद के प्रकार देख लिए। ठीक है, चलिए हम देख रहे थे कि जो ह्रस्व स्वर होता है अर्थात ये वाला, इस स्वर को गुरु माने जाते हैं। इस स्वर को हम लोग कभी कभी छंद में गुरु मान लेते हैं। माने छंद का यदि हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, छंद को हम लोग गा रहे हैं, मान लीजिए अंतिम अक्षर कोई लघु है तो उसको हम गुरु मान लेंगे, या कोई पहला अक्षर लघु है तो उसको दीर्घ मान लेंगे। कैसे ये ह्रस्व को दीर्घ मानेंगे? उसका कुछ नियम है, तो दो चार नियम है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। ठीक है, माने यदि ऐसे लिख दीजिए कि अर्थो ही कन्या, मान लीजिए ठीक है, ऐसे लिखा है या कुछ भी लिखा है अर्थो ही कन्या। ठीक है, ऐसे अब देखिए था पे रा है तो संयुक्त अक्षर है, तो इस संयुक्त अक्षर से जो पूर्व वाला अक्षर है अर्थात ये है तो लघु, यह है लघु, लेकिन अब कह रहा है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? तो गुरु माना जाता है। तो है तो ये लघु, लेकिन अब इसको हम मान लेंगे क्या? हम लोग मान लेंगे गुरु मान लेंगे। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा है कि यदि संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व कोई लघु वर्ण है तो उसको हम लोग गुरु मान लेंगे अर्थात दीर्घ मान लेंगे। और यदि गुरु है या दीर्घ है तो दीर्घ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने पहला ये जो नियम था, ये पहला नियम हम लोगों ने देखा कि संयुक्त अक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम कह रहा है कि यदि कोई अक्षर या वर्ण अनुस्वार से युक्त है, किससे युक्त है? अनुस्वार से। ठीक है, और वह कौन सा वर्ण? तो लघु वर्ण। ठीक है, यदि कोई लघु वर्ण अनुस्वार से युक्त है तो वह वर्ण गुरु माना जाता है। ठीक है, छंद में यदि कोई लघु वर्ण अनुस्वार, अनुस्वार का कैसे होता है तो देखते होंगे, कोई अक्षर है मान लीजिए ऐसे और इसी पे ऐसे अनुस्वार लगा होता है। ठीक है ना? तो इससे कोई लघु वर्ण होगा, तो यदि वो लघु वर्ण आपका अनुस्वार से युक्त होगा तो वो क्या माना जाएगा? आपका दीर्घ माना जाएगा, माने गुरु माना जाएगा। ठीक है ना? ये सब गुरु मानने का ही बता रहा है। अब देखिए तीसरा, यदि कोई विसर्ग से युक्त है, कोई लघु वर्ण है यदि विसर्ग से युक्त है, ठीक है, विसर्ग से युक्त होने पर भी वो क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ठीक है ना? गुरु ही माना जाएगा। चलिए चौथा नियम क्या है कि कभी कभी पाद के अंत में आया लघु वर्ण भी गुरु होता है। ये भी एक नियम है। इस नियम में क्या कहता है कि हम कोई छंद रचना कर रहे हैं या कोई छंद गायन कर रहे हैं और उसका अंतिम वर्ण जो है वो लघु है, लेकिन वहां गुरु होना चाहिए। ठीक है, तो छंद भंग न हो इसलिए हम उस लघु को हम क्या मान लेंगे? गुरु मान लेंगे। ठीक है, उच्चारण करने में और लेखन में तो लघु लिखा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये भी एक नियम है। और अंतिम और पांचवा नियम है कि संयुक्त अक्षर की गणना नहीं की जाती है। जब हम छंद में वर्णों की गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 15 20 25 जो भी वर्ण होंगे, तो उसमें यदि कोई संयुक्त अक्षर है, माने जैसे इसकी हम गणना कर रहे हैं, ठीक है, ये जो युक्त लिखा है युक्त, अब इसकी गणना कर रहे हैं तो इसकी गणना में क्या? संयुक्त अक्षर की गणना नहीं होती है। और जो अर्ध वर्ण होते हैं, आधे वर्ण से का जो लिखा है आधा का है, तो इस आधे का की भी गणना नहीं होगी। इसमें हम गिनेंगे कि 1 और 1 2, ये बस केवल 2 ही वर्ण है इसमें। इस अर्ध वर्ण की भी या जो अर्ध अक्षर इसकी गणना नहीं होती है, और जो संयुक्त अक्षर है उस संयुक्त अक्षर की भी गणना नहीं की जाती है। इतना हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसको आप लोग यदि चाहें तो वो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अपने जो हमारा आगे वाला है, हम लोग को आगे क्या देखना है, अब हम लोग थोड़ा छंद शुरू करते हैं। पहला छंद हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला छंद जो है वो हमारा क्या है, हम इंद्र वज्रा शुरू करते हैं। ठीक है ना? लगभग
इंद्र वज्रा से ही लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इंद्र वज्रा। ठीक है, इंद्र वज्रा क्या है? इंद्र वज्रा। भैया इंद्र वज्रा ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नहीं ठीक है, इंद्र वज्रा ठीक है। चलिए, इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? तो इंद्र वज्रा का लक्षण हम लिखते हैं। इंद्र वज्रा का लक्षण की स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगौगः। क्या लिखते हैं? स्याद इंद्र वज्रः, स्याद इंद्र वज्रः, स्याद इंद्र वज्रः यदि तो जगौगः। ये इसका लक्षण है। ये लक्षण आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि तो जगौगः। ठीक है, ये इसका आप लक्षण है कि स्याद इंद्र वज्रः यदि तो जगौगः। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इंद्र वज्रा वर्ण में क्रम से तगण, तगण, जगण और गुरु होते हैं। स्याद इंद्र वज्रः यदि तौ, देखिए तौ लिखा है ना, तौ। तो अब इस तौ में हम लोग क्या करेंगे? क्रम से हम लोग तगण लिखेंगे। ठीक है, क्रम से तगण, तगण, स्याद इंद्र वज्रः यदि तौ जगौगः। अब दो तगड़ हो गए, तौ लिखा है। अब एक ज है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? जगड़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जगड़ लिखेंगे। ठीक है, जगड़ हो गया। और गुरु और लघु होता है, लास्ट में गुरु और लघु होता है। ठीक है ना, गुरु और लघु होता है, या क्षम्यताम, गुरु लघु नहीं होता है, गुरु गुरु ही होता है, गुरु गुरु ही होता है। कैसे बता रहे हैं, कैसे हुआ? तो स्यादिंद्र वज्रः यदि तौ जगौगः, अर्थात इंद्र वज्रा में तौ, तो हमने लिखा तगण, भैया तगण, फिर जगण है, और गौगः माने दो, लास्ट में दो गुरु होंगे। अब इसका हम लोग वर्ण कैसे लगाएंगे? ठीक है, किसमें तगड़ में कैसे होता है, लघु कहाँ होगा, दीर्घ कहाँ होगा, ये वाला विचार हम कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा था, जो हमारी पुरानी जो स्लाइड थी, हमने देखा था यहाँ से जो हम मात्रा लगा रहे थे, यदि तो जगौगः क्या था? तगड़ हम लोग का था। अब इसमें देखिए तगड़ कहाँ है भैया? तो देखिए तगड़ यहाँ पर आपको मिला, तो ये देखिए तगड़, तगड़ ये मिला यहाँ से। अब तगड़ की मात्रा कैसे होगी? तो दीर्घ, दीर्घ और लघु। क्या होगी? दीर्घ, दीर्घ, लघु। कैसे तगड़ की मात्रा आई? यदि या माता राजवंश लगा याद होता तो यह माता। अब देखिए त र ज, यही से त र ज, त र ज, यही तगड़ की मात्रा हो गई। ठीक है, यदि ध्यान दे दे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। हमारा अगला स्लाइड हो गया, तो हम लोग इसकी मात्रा लगाते हैं। इसकी मात्रा हो गई है, इसकी मात्रा हम लगाते हैं, ये इसकी मात्रा होगी। क्या होगी? इसकी मात्रा होगी दीर्घ, दीर्घ और लघु। यहाँ भी दीर्घ, दीर्घ और लघु। ठीक है, और जगड़ में क्या होगा? तो जगड़ में हमने देखा था ISI माने लघु, दीर्घ, लघु। और गुरु में क्या होगा? तो भैया ये गुरु माना ही जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो है तो दो गुरु मान लिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं भैया? तो 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, बस मेन पॉइंट पे अब आ रहे हैं हम लोग। 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, 11 गुणे 4 बराबर 44। ठीक है, 44 कैसे हुआ? तो बता रहे हैं कि जो इंद्र वज्रा छंद है, उस इंद्र वज्रा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक चरण यह, दूसरा चरण यह, तीसरा चरण यह और चौथा चरण यह। ठीक है, तो पहला चरण, दूसरा चरण, ठीक है, इधर मान लीजिए ये पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण, ये आपका भैया तीसरा चरण और ये आपका चौथा चरण। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इसमें हम मान लिए कि 11 वर्ण कैसे होते हैं? तो देखिए इसमें मान लीजिए 11 वर्ण, इसमें माना 11, इसमें माना 11, इसमें माना 11। तो वही हमने लिखा कि 11 गुणे 4 बराबर 44। इंद्र वज्रा में, इंद्र वज्रा के संपूर्ण चरण में 44 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे कोई पूछ लिया, उदाहरण के रूप में कोई पूछ लिया कि भैया इसका कोई उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसके उदाहरण में क्या लिखते हैं कि अर्थो ही कन्या पर की ये एवं उदाहरण। ठीक है, इसको मिटा दें,
ये तो समझाने के लिए बताए थे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कि समझने के लिए। उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ लिखते हैं उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ठीक है, उदाहरण के रूप में लिखते हैं अर्थो ही कन्या, अर्थो ही, ये आपका कहां से श्लोक आया है, एक ही लाइन लिखेंगे बस आपको बताने के लिए, बाकी आप लोग कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। जैसे अब आया अर्थो ही कन्या परकीय एव, क्या आया, अर्थो ही कन्या परकीय एव, ठीक है। अब हमने देखा कि एग्जाम में आपसे यही लाइन मान लीजिए ऐसे दे दिया, कहा कि भैया आप इसमें बताइए आपका कौन सा छंद है, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। तो हमने देखा कि शायद हो सकता है वार्णिक छंद हो, हमको छंद पता नहीं है किसमें इंद्र वज्रा है, कि उपेंद्र वज्रा है, कि उपजाति है, कि वसंत तिलका है, कि मंदाक्रांता है, कि शिखरणी है, क्या छंद है, हमको नहीं पता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इनको हम लोग गिनेंगे, ठीक है, वर्ण को गिनेंगे। तो पहला वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने देखा भैया कि 11 ही वर्ण हैं। विद्यार्थियों ध्यान से दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए, ठीक है, क्लास बहुत बोरिंग नहीं हो रही है। यदि समझने वाला आप बच्चे लोग होंगे तो बहुत बढ़िया से एक बार आज इसको पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 करके हमने 11 वर्ण माना। एग्जाम में आपसे अगर जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न में मान लो पहला इंद्र वज्रा दिया है, ऑप्शन में दूसरा शिखरणी दिया है, तीसरा मंदाक्रांता दिया है, चौथा आपका उपेंद्र वज्रा दिया है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा। अब भैया शिखरणी मंदाक्रांता होगा नहीं, बचा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, क्या, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी होते हैं और 11 ही वर्ण उपेंद्र वज्रा में भी होते हैं। तो अब इसमें है तो 11 ही वर्ण, तो हम कैसे माने कि इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है, और एक छंद है उपजाति, उपजाति में भी 11 ही वर्ण होते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो हम देखेंगे कि अब यहाँ से 11 वर्ण गिन लिया, तो शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत लघु से हो रही है अथवा शुरुआत दीर्घ से हो रही है। यदि शुरुआत लघु से होगी तो वहां पर क्या बोलते हैं उपेंद्र वज्रा छंद होगा, ठीक है। यदि शुरुआत उसकी हो रही है, यदि शुरुआत लघु से हो रही है और शुरुआत दीर्घ से हो रही है, यदि शुरुआत दीर्घ से हो रही है तो इंद्र वज्रा होगा, क्या होगा, इंद्र वज्रा, और शुरुआत लघु से हो रही है तो उपेंद्र वज्रा होगा, ठीक है, उपेंद्र वज्रा। तो हम देखते हैं यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, लघु से हो रही है कि दीर्घ से हो रही है। आप लोग खट से मार देंगे इस पर कि अरे ये तो लघु शुरू हो रही है, उपेंद्र वज्रा इसका है, लेकिन यहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था जो नियम हमारा था, नियम हमारा क्या था, नियम, नियम नंबर देखिए कि संयुक्त अक्षर, नियम नंबर पहला, पहला ही कह रहा है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व माने पहले का जो अक्षर होगा यदि लघु वर्ण है तो वो क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और इसी नियम के तहत जो वहां पर हमारा छंद है, जो हमारा यहाँ पर जो लघु है, ये संयुक्त अक्षर माने था है और था रा से भी युक्त है, इसलिए दो है। तो इस संयुक्त अक्षर से पूर्व जो लघु है, इस लघु को हम क्या मान लेंगे, दीर्घ मान लेंगे। और जैसे ही हम इसको दीर्घ मानेंगे वैसे ही हमारा छंद निकल के चला आएगा कि यहाँ पर इंद्र वज्रा है, ठीक है। फटाक से आंसर ही मार दीजिएगा भैया कि यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है आपका, ठीक है ना। चलिए तो तुरंत जैसे यहाँ पर 11 वर्ण गिने कि टोटल 11 वर्ण है, 11 वर्ण केवल 3 छंद में होता है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। और शुरुआत यदि दीर्घ से हो तो इंद्र वज्रा है, शुरुआत यदि लघु से हो तो उपेंद्र वज्रा है, और जो उपजाति है इसमें भी 11 ही वर्ण होते हैं। ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण छंद है। एक चरण की शुरुआत दीर्घ से होगी तो दूसरे चरण की शुरुआत लघु से होगी। इस प्रकार लघु दीर्घ या दीर्घ दीर्घ लघु ऐसे होगा तो उपजाति छंद रहेगा, ठीक है। यदि और ध्यान देने बात यह है कि यदि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है 4 ऑप्शन दे करके, ठीक है, यदि एग्जाम में आपसे ऑप्शन दिया, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया मंदाक्रांता, ठीक है, मंदाक्रांता, दूसरा ऑप्शन दे दिया शिखरणी, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका मान लीजिए
कि वसंत तिलका दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपजाति। ठीक है, कोई भी उदाहरण दिया है उसको गिनिए, 1 2 3 4, यदि 11 वर्ण हुए, ठीक है 11 वर्ण, तो 11 वर्ण मंदाक्रांता में होते हैं? नहीं। शिखरणी में होते हैं? नहीं। ये क्या बोलते हैं, वसंत तिलका में होते हैं? नहीं। उपेंद्र वज्रा में होते हैं? हाँ। तो 11 वर्ण उपेंद्र वज्रा में होते हैं। आपको यदि इनका वो नहीं याद है कि कौन सा श्लोक किस छंद का है, तो केवल ये ध्यान दीजिए कि हम वर्ण गिन लें। 11 वर्ण, 11 वर्ण का केवल 3 छंद होता है। 3 छंद क्या होता है 11 वर्ण का? ठीक है, पहला इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, दूसरा आपका उपेंद्र वज्रा, ठीक है, दूसरा आपका उपेंद्र वज्रा, और तीसरा आपका उपजाति। क्या हुआ? उपजाति। ठीक है, ये तीनों आपके 11-11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, 11-11 वर्ण। ठीक है, तो भैया थोड़ी राइटिंग हमारी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिए कि अब गुरुजी संस्कृत अरबी पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इन तीनों वर्णों में, क्षम्यताम, तीनों छंदों में 11-11 वर्ण होंगे। बस अंतर इतना है कि इंद्र वज्रा की शुरुआत दीर्घ से होगी, उपेंद्र वज्रा की शुरुआत लघु से होगी, और ये क्या बोलते हैं, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का मिश्रण ये वाला छंद है उपजाति। ठीक है ना, उपजाति छंद, ये ध्यान देने वाली बात है। इतना यदि आप ध्यान से देख लेंगे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, तीनों में 11-11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा का हमने लक्षण बताया कि स्याद इंद्र वज्रा ये ऋतु जगौगा। कभी कभी एग्जाम में लक्षण भी पूछ लेते हैं कि इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, तो स्याद इंद्र वज्रा ये ऋतु जगौगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लक्षण याद रहेंगे तो पूछ ले कि इसमें गण किस क्रम से रहेंगे, तो तगड़, तगड़, जगड़ और दो गुरु, ऐसे लक्षण देकर के भी पूछ सकते हैं। एग्जाम पूछने वाला है, एग्जाम भैया एनटीए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग अपने आगे चलते हैं। तो हमने देखा इंद्र वज्रा, हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे भैया उपेंद्र वज्रा। क्या देखेंगे? उपेंद्र वज्रा। दूसरा हमारा छंद है उपेंद्र वज्रा। ठीक है, दूसरा हमारा छंद है उपेंद्र वज्रा। ठीक है, इस उपेंद्र वज्रा में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, 11 वर्ण होते हैं। इसकी शुरुआत लघु से होती है। किससे होती है? लघु से। ठीक है, लघु से क्या होगी? शुरुआत होगी। ठीक है, लघु से शुरुआत होगी, ये ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है ना, क्या ध्यान देना है इसमें? लघु से शुरुआत होगी। ठीक है, लघु से क्या होगी? शुरुआत होगी। ठीक है, इसका लक्षण क्या बताते हैं? इसका लक्षण है कि भैया लक्षण स्याद इंद्र वज्रा जो होगा, खैर उदाहरण देख लेते हैं, अभी लक्षण आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण में बता रहे हैं कि त्वमेव माता। क्या है? त्वमेव माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ठीक है, ठीक है, ये आपका उदाहरण दिया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब इसमें बताना है कि इसमें भैया इसकी शुरुआत देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैसे 11 हुआ? तो ये जो आधा था और हुआ है, इसको हम एक ही मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 वर्ण हुआ। अब दिमाग लगाओ, 11 वर्ण है तो 11 वर्ण कुल 3 में होता है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और किसमें होता है? उपजाति में होता है। तो अब बताइए इसकी शुरुआत लघु से हो रही है कि दीर्घ से हो रही है? रस से हो रही है अथवा दीर्घ से? लघु से हो रही है कि गुरु से हो रही है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? क्षमता लघु से हो रही है। ठीक है, तो जब लघु से शुरू हो रहा है तो इंद्र वज्रा होगा कि उपेंद्र वज्रा की उपजाति? बताइए क्या होगा? इंद्र वज्रा की, उपेंद्र वज्रा की उपजाति क्या होगा? अरे भैया दिखा रहा है, उपेंद्र वज्रा का लक्षण बता रहे हैं, तो ध्यान है, उपेंद्र वज्रा है। और उपेंद्र वज्रा में शुरुआत यदि लघु से हो रही है तो कौन सा है? उपेंद्र वज्रा। यदि शुरुआत दीर्घ से होगी तो इंद्र वज्रा, शुरुआत यदि लघु से होगी तो उपेंद्र वज्रा,
और ये तो उपजाति दोनों का मिश्रण छंद है, ठीक है ना। तो इतना हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, ठीक है ना। उपजाति छंद तीसरा छंद है हम लोग का, उपजाति छंद। क्या है? उपजाति, ठीक है। ये जो उपजाति छंद है, इस इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं सामान्यतः कि इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा का मिश्रण। क्या है? ये मिश्रण छंद है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा का क्या है? ये मिश्रण छंद है, ठीक है। इसका आप लोग खोज करके आप लोग ये क्या बोलते हैं, ध्यान से इसका जो लक्षण है, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, लक्षण लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं लिखेंगे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम अगले क्लास में कोई लक्षण बता देंगे। आज मैं सिखाने आया हूं आपको कि भैया छंद जो है, सिखाने ये आया कि छंद एग्जाम में हम कैसे क्रैक करें वर्णों को गिन करके, ठीक है। ये मैं सिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, और इस क्लास को अगर बढ़िया से कोई देख लेगा बंदा, जो विद्यार्थी, जो भी छात्र, तो फिर जिंदगी उसकी समझ जाएगी, तो छंद गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उदाहरण हम लोग देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या दिया गया है, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। उदाहरण हम लोग क्या है, उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण दिया है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम। क्या दिया है कि ये शाम, इससे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये ले लेते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, न तपो न, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञानम न शीलम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न गुणो न धर्म, ठीक है। ते मृत्युलोके यत्ते, ते मर्तलोके, ते मर्तलोके भूइ भार भूता, ठीक है। भूइ भार भूता। क्या लिखा है? भूइ भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, ठीक है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ठीक है ना। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमको देखना है कि पहले हम गिनते हैं कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हुए। 11 वर्ण का 3 छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, ठीक है। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति। हमने कहा था कि जब शुरुआत दीर्घ से होगी तो इंद्रवज्रा होगा, जब शुरुआत लघु से होगी तब उपेंद्रवज्रा होगा, और इसमें इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा का क्या होगा? मिश्रण होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इसकी शुरुआत है, वो शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, तो देखते हैं, दीर्घ से इसकी शुरुआत हुई। किससे हुई? दीर्घ से शुरू हुई, ठीक है। दीर्घ से शुरुआत हुई। यहां भी किससे? ज्ञान में, ये भी दीर्घ से शुरू हुआ। यहां भी क्या है? तो यहां भी ये इस ता का यहां लिख देते हैं, ये भी दीर्घ से शुरू हुआ। और ये देखिए, ये लघु से शुरू हुआ, ठीक है, लघु से। यदि ये दीर्घ से हुआ, पहला चरण दीर्घ से, दूसरा चरण भी आपका दीर्घ से, तीसरा चरण भी आपका दीर्घ से, ठीक है। यदि चौथा चरण भी दीर्घ से होता तो यहां पर क्या होता? इंद्रवज्रा होता। लेकिन पहला चरण दीर्घ से है नहीं, ये है नहीं, अंतिम चरण लघु से है। यदि चारों चरण लघु से होते तो आपका उपेंद्रवज्रा होता। लेकिन अब ये तीन चरण का शुरुआत दीर्घ से हुआ है, और चौथे और अंतिम चरण का शुरुआत किससे हुआ? लघु से हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें इंद्रवज्रा भी है और उपेंद्रवज्रा भी है।
तो इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो उपजाति छंद कहते हैं। तो इसमें कौन सा इसका उदाहरण, मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये उपजाति छंद का उदाहरण हो गया, ठीक है ना, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा उपेंद्र वज्रा। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने वर्ण होते हैं, यहां से इसमें भी 11 वर्ण ही होते हैं, ठीक है, 11 वर्ण। और चारों चरण को मिला करके 11 गुणे 4 बराबर 44 कर लीजिएगा। चारों चरण में 44 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये इतना आप लोग इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति को आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग अगला देखेंगे 11 वर्ण। तब तक थोड़ा सा हम जल पी लें और आप लोग हरिओम। अब हम देखते हैं, पहले हम आपको दिखाएं इधर सिंपल कि 11 वर्ण में हमने पढ़ा इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, ये हमने पढ़ा, ठीक है। 11 वर्ण होते हैं इसमें, वो हमने पढ़ा, ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इंद्र वज्रा की शुरुआत दीर्घ से होगी, किससे होगी, दीर्घ से। उपेंद्र वज्रा की शुरुआत किससे होगी, तो लघु से। शुरुआती अक्षर ये सब रहेंगे। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा का मिश्रण रहेगा, ठीक है। माने पहला चरण यदि दीर्घ से होगा, दूसरा चरण भी दीर्घ से होगा, तीसरा चरण लघु से होगा, चौथा चरण लघु से होगा, ठीक है। तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। या इसमें तीनों चरण लघु 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 हो और अंतिम का दीर्घ कर दे तो भी उपजाती है। या दीर्घ 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 लघु कर दे, अभी उदाहरण देखा हमने, तो भी उपजाति छंद है। इस प्रकार से हमने 11 वर्णों का हमने छंद देख लिया, ठीक है। अब हमारा जो 12 वर्ण के छंद आने जा रहे हैं, क्या 12 वर्ण, ठीक है, 12 वर्ण के छंद जो आएंगे, ठीक है। यहां से हम देखते हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम 12 वर्ण जो है हमारे, क्या, तो 12 वर्ण, 11 वर्ण हमने देख लिया। अब 12 वर्ण के कौन कौन से छंद है, सबसे पहले आप लगाइए वंशस्थ, क्या लगाइए, वंशस्थ, ठीक है। पहला वंशस्थ हो गया। दूसरा आपका भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार, ठीक है, भुजंग प्रयात, ठीक है, भुजंग प्रयात, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। और तीसरा जो है वो भी है द्रुत विलंबित माहन अभव, ठीक है, क्या है, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, ठीक है। अब इन तीनों में ये जो तीनों छंद हैं, ये तीनों छंद आपके इसमें भी 12 वर्ण, ठीक है, इसमें भी 12 वर्ण, ठीक है। यहां से देखिए ये जो 12 वर्ण है, ठीक है, यहाँ भी 12 वर्ण, इसमें भी 12 वर्ण और इसमें भी 12 वर्ण, ठीक है। तीनों में 12 वर्ण होता है। अब वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, तो वंशस्थ छंद का लक्षण है कि वदंती वंशस्थ, वदंती, ये आपको बता रहे हैं, वदंती वंशस्थ, वदंती वंशस्थ विलम, वदंती वंशस्थ विलम जतौ, इधर लिख दें, जतौ और जरौ, ऐसे ऐसे लिखिए, छोड़िए, अभी यहां से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी इतना आपने देखा कि 12 वर्ण के 3 छंद, ठीक है, 11 वर्ण के इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति देखा, 12 वर्ण के ये 3 वंशस्थ भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित, ठीक है। अब यहां से हम लोग वंशस्थ की चर्चा करते हैं कि वंशस्थ छंद क्या है, ठीक है। यहां से हम लोग वंशस्थ छंद देखते हैं, ठीक है। वंशस्थ छंद हम देखेंगे तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या करते हैं कि वदंती 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 वंशस्थ, वदंती वंशस्थ विलम, वंशस्थ विलम जतौ,
और